लेट अस सी ना डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो है ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच से डिवाइड किया गया है। ट्रेडिशनल अप्रोच में चार डिविजन है: कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज। और मॉडर्न अप्रोच में आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेट अस सी इन डिटेल अबाउट ईच सब डिविजन। पहले आते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में पहला डिवीजन है कंजम्पशन। कंजम्पशन मीन्स यूज ऑफ वेल्थ टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। जो भी वेल्थ है वो ह्यूमन वांट सेटिस्फाई करने के लिए हम यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं कंजम्पशन। कंजम्पशन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी। Here, use of commodities and services to satisfy human wants. This is called the consumption. The next subdivision is production. Production involves all the process and methods employed in transformation of tangible and intangible inputs into goods and services. हाँ, प्रोडक्शन क्या है? वो प्रोसेस और मेथड्स है जो एक टेंजिबल इनपुट्स और इनटेंजिबल इनपुट्स को फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में ट्रांसफॉर्म के लिए यूज की जाते हैं। वो प्रोसेस एंड मेथड्स है। यहाँ टेंजिबल इनपुट्स क्या है? टेंजिबल इनपुट जो हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो होता है टेंजिबल इनपुट, जैसे कि रॉ मटेरियल्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स। और इनटेंजिबल इनपुट्स हम जो जिन्हें देख नहीं सकते, लाइक आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन विच कैन नॉट बी टच्ड एंड फेल्ड, दोज आर द intangible inputs like ideas and information. So in production it is the creation of utility, like consumption it is the destruction of utility, production is the creation of utility. Next subdivision is exchange. Exchange मतलब buying and selling. It is transfer of goods from one person to other person. It may occur among the individuals or among the countries. दो individuals के बीच में buying and selling हो सकती है, या दो country level पे भी buying and selling हो सकती है। Example export import, वो भी एक example है exchange का। Next classification है distribution. Distribution refers to sharing of wealth that is produced among the different factors of production. Production process में जो भी wealth produce हुआ है वो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिवाइड करना, उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल लैंड एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड को हम रेंट पे करते हैं। लेबर इज अनदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हमें लेबर को वेजेस पे करते हैं। कैपिटल को हम इंटरेस्ट पे करते हैं, और फॉर एंटरप्राइज वी पे प्रॉफिट। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल इनकम जनरेटेड इनटू द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। Now modern approach. Modern approach में है microeconomics and macroeconomics आता है। Now microeconomics, as word micro suggests, micro means small. Small. It is the individual level study or smaller unit study. Microeconomics में हम individual level या household level और single firm और industry एक particular small unit के बारे में study करते हैं। On other hand, macroeconomics. Macroeconomics word macro suggests big और large. यहाँ हम होल नेशन और होल वर्ल्ड को एक यूनिट समझते हैं। इट इज एग्रीगेशन ऑफ ऑल स्मॉल यूनिट्स व्हिच आर कंसीडर्ड इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स। दोज आर स्टडीड एज अ सिंगल यूनिट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स इट स्टडीज द डिसीजंस मेड बाय इंडिविजुअल एंड बिजनेस कंसर्निंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ हम इंडिविजुअल और बिजनेस लेवल के डिसीजंस के बारे में स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इट डील्स विद स्पेसिफिक इंडस्ट्री और अ सेक्टर एंड इट कनेक्शन बिटवीन द फर्म्स एंड हाउसहोल्ड दैट आर एग्जिस्टिंग इन द मार्केट। जो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो स्पेसिफिक इंडस्ट्री या सेक्टर, या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर, ऐसे एक सेक्टर के बारे में स्टडी करते हैं, और वहाँ के जो भी फर्म्स और हाउसहोल्ड है उनका कनेक्शन कैसे, उनके रिलेशनशिप कैसे, वो स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स में की जाती है। एग्जाम्पल क्या है माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी का? स्टडी हाउ कंपनी कुड लोअर इट्स प्राइसेस टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्ट डिमांड इन द मार्केट। दिस इज द स्टडी एट द पर्टिकुलर फर्म लेवल और इंडस्ट्री लेवल। सो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी। देन मैक्रो इकोनॉमिक्स इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ नॉट ओनली पर्टिकुलर कंपनी बट इकोनॉमी एज अ होल। नेशनल इकोनॉमी ऑफ पूरे कंट्री की इकोनॉमी एक यूनिट कंसिडर की जाती है और वो उसके बारे में स्टडी की जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में।
It includes understanding of how employment, price levels, growth rates, and gross national product और national income, ये सारी चीजें मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं. जैसे प्रॉब्लम, वेरियस प्रॉब्लम्स लाइक हाउ टू reduce unemployment, how to increase GDP, these all problems are dealt in macroeconomics. Next is the definition of economics. Economics word, it is derived from Greek word. Greek word से derive किया है. Greek word है oikonomicus. Oikonomicus ये दो शब्द है, oikos और nomos. Oikos means household and nomos means management. So word meaning of economics is household management. Simple meaning is household management. Next, evolution of definitions of economics. Economics definition has evolved over the years. From first definition, it was given by Adam Smith in 1776. He focused on wealth. So his definition is called as wealth definition of economics, which was given in 1776 by Adam Smith. Next, Alfred Marshall in 1890, he gave the welfare definition, where he has focused on the human welfare. In 1932, Leonard Robin, he has given the scarcity definition, where he put focus on the scarcity situation in the economy. Then Samuelson in 1948, he has given the growth definition of economics. Let us see in detail about each definition. Now, wealth definition. Wealth definition Adam Smith ने अपने book Wealth of Nations में दिया था. He defined economics as an inquiry into the nature and causes of wealth of nation. यहाँ इकोनॉमिक्स से wealth of nation के बारे में स्टडी करते हैं, इसलिए this definition is said as wealth definition of economics. Now, Adam Smith is regarded as father of economics. He is regarded as father of economics. Now, second is the welfare definition. It was given by Alfred Marshall in his book Principle of Economics. He defined economics as study of mankind in ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with attainment and use of material requisite of well-being. Now, Alfred Marshall ने क्या कहा? इकोनॉमिक्स ये मैनकाइंड की स्टडी है, जहां ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ को स्टडी किया जाता है, जहाँ एक इंडिविजुअल और इसके सोशल एक्शन को कनेक्ट किया जाता है. वो सोशल एक्शन और इंडिविजुअल क्या करते हैं? वो they use the scarce resources to attain their wants or to fulfill their wants, and through which they end the welfare of human beings. So this is the welfare definition of economics. He has focused on the well-being of humans. So this is called the welfare definition. Next is the scarcity definition. This was given by Leonard Robbins in his book Nature and Significance of Economic Science. He defined economics as science which studies the human behavior as relationship between ends and scarce means which have the alternative uses. इन्होंने क्या बोला? इकोनॉमिक्स ये साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है. ह्यूमन बिहेवियर किस बारे में? एंड्स मतलब यहाँ wants. His unlimited wants are called as ends by Leonard Robbins, and scarce means मतलब हमारे limited resources. So उनके बारे में जो रिलेशनशिप है ह्यूमन बिहेवियर का वो स्टडी करते हैं, और ये रिसोर्सेज को उन्होंने बोला है कि यहाँ अल्टरनेटिव यूज है. एग्जाम्पल लैंड हैज वेरियस अल्टरनेटिव यूज, लाइक इट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस वेरियस क्रॉप्स, सो इट इज हैविंग द अल्टरनेटिव यूज. यहाँ अनलिमिटेड वॉन्ट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज, इट क्रिएट्स द situation of scarcity. So here's this definition of Leonard Robbins. It is termed as scarcity definition of economics. Next is the growth definition of economics. It was given by Samuelson. He said that economics is study of how people and society end up choosing with or without money to employ scarce productive resources that could have alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption now or in future among various persons and groups. So in the
सोसाइटी। तो उन्होंने क्या बोला, इकोनॉमिक्स क्या है, वो हाउ पीपल एंड द सोसाइटी चूज करते हैं वेदर टू यूज मनी और नॉट टू एम्प्लॉय द स्केर्स, जो भी स्केर्स रिसोर्सेस है उन्हें यूज करने के लिए मनी यूज की जाती है नहीं, वो भी चूज किया जाता है, और बाद में एक कमोडिटी और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है ओवर टाइम। लेटर जो भी कमोडिटी प्रोड्यूस हुई है वो डिफरेंट वेरियस पर्सन्स एंड ग्रुप्स एंड सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है कंजम्पशन के लिए। ये डेफिनेशन है, ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय सैमुएल्सन। Now let us see the economics as positive and normative science. Now positive economics, it is concerned with what is, and normative economics is concerned to with what ought to be. मतलब positive economics में क्या बोलता है, जो है कैसा है वो what is the actual situation is described, whereas in normative economics what ought to be मतलब कैसा होना चाहिए ये normative economics में बताया जाता है। Now, positive economics describe the economic behavior without any value judgment. जो भी situation है उसे describe की जाती है और कोई भी judgment नहीं दी जाती, whether वो situation वो condition good है bad है, कोई भी value judgment नहीं दी जाती। लेकिन normative economics में एक situation को evaluate किया जाता है और उसके बारे में moral judgment दी जाती है, whether like वो situation good है economics के लिए, वो situation human being के लिए bad है, ऐसे मॉरल जजमेंट दिए जाते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज ऑब्जेक्टिव व्हाइल नॉर्मेटिव इज द सब्जेक्टिव। लेट अस टेक द एग्जांपल, देयर इज अ स्टेटमेंट प्राइस राइज एज डिमांड इंक्रीजेस। ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है और पॉजिटिव स्टेटमेंट है, बिकॉज यहाँ एक सिचुएशन को डिस्क्राइब किया गया है, जैसे डिमांड इंक्रीज होने की वजह से प्राइस इंक्रीज हो रहा है, देयर इज अ राइज इन प्राइस, just it is the description of the situation existing, whereas rising prices is a social evil। ये जो सेंटेंस है यहाँ एक जजमेंट दी गई है, राइजिंग प्राइसेस के बारे में एक जजमेंट दी गई है, दैट इज राइजिंग प्राइसेस ये सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है, इट इज अ सोशल एविल। तो यहाँ एक जजमेंट दी गई है, इसलिए इसे हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। Let us see in detail about differences in positive and normative economics. Now, normative economics, it tells what should be there and what not to be or not to be said in normative economics. It makes certain recommendation. Now, हमने example देखा था, they said that rising prices is social evils, so there should be some actions to be taken. So it makes the recommendation. And it is not based on the tested facts. We can't say that rising prices are social evil. It may be beneficial for some sectors, some part of the economy. So it is not based on the tested facts. It tells you what should be or have been. जो कैसा होना चाहिए और कैसा होना चाहिए था, ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में बताया जाता है। It is a prescriptive and subjective in nature. Where positive economics, here only facts and facts is considered. It connects the causes and effect. हमने जो एग्जांपल देखा था उसमें डिमांड और प्राइस को हमने कनेक्ट किया था, डिमांड इंक्रीज, दिस इज द कॉज, एंड इफेक्ट इज प्राइस, राइज इन प्राइस, so it connects causes and effects. It is descriptive in nature because a certain situation is described over here, demand, increase in demand and rise in price is described, so it is a descriptive in nature. Then it is based on the tested facts. Now demand and increase in demand and rise in price, this is the tested fact, that is a law of demand explains it. Then it tells what the situation is, and it is objective in nature. Next we have methods of economic investigation. There are two methods, inductive and deductive. As the word suggests, deductive method, deductive मतलब डिक्रीज करते हो, डिक्रीज करना। सो जो भी जनरल है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है, उसे हम स्पेसिफिक इंडिविजुअल पे अप्लाई करते हैं, वी डिडक्ट द स्कोप, सो दिस इज द डिडक्टिव मेथड। और इंडक्टिव मेथड में हम स्पेसिफिक केसेस के आधार पे जनरल प्रिंसिपल्स डेवलप करते हैं, इसे हम बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। सो लेट अस सी इन डिटेल अबाउट डिडक्टिव मेथड। इट इन्वॉल्व्स रीजनिंग फ्रॉम जनरल to particular or
universal to individual, general to particular. This is the deductive method. It is also known as abstract, analytical, hypothetical, or a priori method. These are the various names given for deductive method. So what are the steps in deductive method? First, there is a theory. It is universally accepted theory. Based on this theory, some hypotheses are built. For this hypothesis, we create or we collect some observations or we make some observations and then we confirm the theory for a particular, whether it is working for a particular unit or special cases or particular individual is being confirmed. This is the deductive method. Next, we have the inductive method. It is also known as concrete method, historical method, or realistic method. These are the different names of inductive method. It involves reasoning from particular to general. We move from particular to general. That is from individual to the universe. This method derives the economic generalization or economic principles on basis of experiments and observation. जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, ऑब्जर्वेशंस मेजर किए जाते हैं और इसके बाद एक प्रिंसिपल डेवलप की जाती है, ये है इंडक्टिव मेथड. So what are the different steps here? First, observations are made. Certain phenomena are observed or experiments are conducted. In those observations, they find to try the pattern in the observation, like increasing trend, decreasing trend, or there is increase first and then decrease. So these patterns have been identified. Based on these patterns, a tentative hypothesis develop की जाती है और उस tentative hypothesis के बेस पे एक theory develop की जाती है जो कि एक whole universe को अप्लाई होती है. So हमने individual situation को observe करके एक theory develop की, that is particular to general. In this method, data are collected on certain economic phenomena and efforts are made to arrive at certain generalization which follow from observation, which follow the observation collected or the data collected. This is the inductive method of economic investigation. Next, agricultural economics. Agriculture economics is the applied field of economics in which principles of choice are applied to the use of scarce resources such as land, labor, capital and management in farming and allied activities. एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो है वो अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, जहाँ जो भी एग्रीकल्चरल प्रिंसिपल लॉज है वो एग्रीकल्चर में यूज किए जाते हैं, कहाँ टू यूज द स्केर्स रिसोर्सेज ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड मैनेजमेंट. It deals with principles that help farmer to efficient use of land, labor and capital. जो भी इकोनॉमिक प्रिंसिपल है वो फार्मर्स को गाइड करने के लिए यूज किए जाते हैं. So its role is evident in offering practicable solution in using scarce resources of farmers for maximization of income. Farmers का एक क्या होता है, उन्हें इनकम मैक्सिमम चाहिए, तो how to attain this maximum income, इसका सोल्यूशन हम इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल को एग्रीकल्चर में अप्लाई करने के बाद देते. So Professor Gray, he has defined agriculture economics as the science in which principle and methods of economics are applied to special condition of agriculture industry. जो भी इकोनॉमिक प्रिंसिपल है वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए अप्लाई की जाती है, ये है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स. This is the list of various economists and their books. Now Adam Smith first, he is known as father of economics. His book was Wealth of Nation. Second, Newman and Moxton. They have wrote the book Theory of Games and Economic Behavior. The theory of games, this is a popular concept in economics which is given by Newman and Moxton. Then James Keynes, he is known as father of modern economics. He has main contribution is in theory of employment and income or interest, money. So his book name is General Theory of Employment, Interest and Money. He is known as father of modern economics. Then Alfred Marshall, his book is Principle of Economics. Gunnar Myrdal, he has wrote the book Asian Drama. Then A.L. Massifer, his book name is An Essay on Economy and Value. Leonard Robbins,
he has wrote the book An Essay on Nature and Significance of Economic Science. Malthus, he has wrote the book Principles of Population, and he has given the major theory of population, which we'll see in the theories of population chapter. Then Chamberlain, he has wrote the book The Theory of Monopolistic Competition. So these are the various important books under the economics and the author, that is various economists. Then let us see some definitions. Now J.M. Keynes, he has defined economics as study of administration of scarce resources and determinants of employment and income. It studies the एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, जो भी स्केर्स रिसोर्सेज है उनका एडमिनिस्टर किया जाता है और एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम के डिटर्मिनेंट्स को जाना जाता है. ये जेएम किन्स ने डिफाइन किया था इकोनॉमिक्स को. देन जेबी से, he according to JB say all phenomena which can be brought directly or indirectly into relation with the measuring rod of money fall under the subject matter of economics. JB से according to JB से जो भी हम मनी में मेजर करते हैं, मेजरिंग रॉड ऑफ मनी मतलब जो भी हम मनी से मेजर करते हैं वो सब इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर में इंक्लूड किया जाता है. देन एडम स्मिथ, he has given the wealth definitions of economics. So he defined wealth as it consists of all potentially exchangeable means of satisfying human needs. This is the wealth definition given by the